नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है अंजलि की। अंजलि एक सर्वगुण संपन्न लड़की थी। मतलब अंजलि में पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, सिलाई बुनाई, हर गुण पूरी तरह से मौजूद था। और तो और वो अपने माता पिता की एक बहुत ही आज्ञाकारी बेटी थी। माता पिता को भी अपनी बेटी से बहुत सारी उम्मीदें थीं, क्योंकि अंजलि आईएएस बनना चाहती थी। अंजलि आईएएस की तैयारी भी कर रही थी। अंजलि की पढ़ाई चल रही थी, ट्यूशन्स, क्लासेस, वो सब कुछ बहुत मन लगाकर कर रही थी। उसके पूरे परिवार का सपोर्ट था उसके साथ। उसके परिवार में उसके माता पिता, अंजलि और उसके अलावा एक छोटा भाई भी था जो अंजलि से 4 साल छोटा था, जिसका नाम था अमन। दोनों लड़ते झगड़ते तो बहुत थे, लेकिन दोनों में प्यार भी उतना ही गहरा था। अमन का पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता था, लेकिन अंजलि हमेशा अपने भाई को पढ़ाई लिखाई में मदद करके चीज़ों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आसान बनाने की कोशिश किया करती थी, ताकि अमन का पढ़ाई में मन लग सके। लेकिन अमन हमेशा एक ही बात कहा करता, अरे दीदी, तुमको बनना है आईएएस, तुम बनो ना, करो ना दिन भर पढ़ाई, मेरे से नहीं होता। वैसे भी तुम आईएएस बन जाओगी तो मुझे पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है। तुम तो लाल बत्ती की गाड़ी भी ले आओगी, तो मैं तो तुम्हारे ही पैसों पर ऐश करने वाला हूँ, इसलिए मुझे मत पढ़ने लिखने के लिए बोलो। वैसे भी जितना पढ़ना था उतना मैंने पढ़ लिया है, और तुम चाहती हो ना मैं मेरा ग्रेजुएशन पूरा ख़त्म कर लूँ, मैं कर लूँगा। हाँ, बस इतना है, तुम्हारे जैसे मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या हुआ, मुझे नौकरी नहीं करनी है, तुम नौकरी करना, मैं घर संभाल लिया करूँगा। ये मजाक मस्ती की बातें करके दोनों भाई बहन आपस में काफ़ी मस्त रहा करते थे। लेकिन अंजलि इन सारी बातों को साइड रखते हुए अमन को अपनी तरफ से हमेशा समझाने की कोशिश तो किया ही करती थी। माँ बाप को भी अमन की ज़्यादा चिंता इसलिए नहीं थी, क्योंकि अंजलि कहीं ना कहीं माँ बाप का भी फर्ज अदा कर ही रही थी। पढ़ाई को लेकर चिल्लाना, कहीं बाहर जाए तो उन चीज़ों को लेकर रोकना टोकना, ये सारी चीज़ें अंजलि ही कर लिया करती थी। और अमन भी किसी भी बात के लिए ना नहीं करता। अगर अंजलि किसी चीज़ को लेकर सवाल जवाब किया करती तो अमन चुपचाप सारे सवालों के जवाब दे दिया करता था, क्योंकि वो अपनी बहन से प्यार तो करता ही था और इज्जत भी बहुत ज़्यादा करता था। देखते ही देखते अब कुछ दिनों में अंजलि के एग्ज़ाम्स के डेट आ चुके थे। अंजलि को एग्ज़ाम देने के लिए दूसरे शहर जाना था, लेकिन अंजलि को अकेले नहीं भेजा जा सकता था। इस वजह से अमन को साथ जाने के लिए बोला गया, लेकिन अंजलि की माँ ने मना किया। उन्होंने कहा, अरे ये क्या इसका ख्याल रखेगा, वैसे भी अंजलि ही तो इसका ख्याल रखती है। सुनिए ना, इसको यहाँ पर हम लोग अपने पड़ोसी को बोल करके रख देते हैं, मतलब अमन को, और हम दोनों चलते हैं बिटिया के साथ उसका एग्ज़ाम दिलवाने के लिए। वैसे भी अंजलि तो कहती है ना आपको कि आप उसके लक्की चार्म हो, तो वो अपने लक्की चार्म को छोड़ करके एग्ज़ाम देने कैसे जाएगी। ये बात सुनते ही अंजलि के पिता और अंजलि दोनों ठहाके मारकर हंसने लगे, और अंजलि ने कहा, माँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। वैसे भी मैं पापा के बिना कैसे जा सकती हूँ, तो मैं तो ये बोलने ही वाली थी, आप जाओ या मत जाओ, मुझे तो पापा को लेकर जाना है। इस पर अंजलि की माँ ने कहा, अरे बेटा, ये जाएंगे तो मैं तो वैसे भी इनके साथ जाऊंगी, और मैं अगर नहीं जाऊंगी तो तुम दोनों का ख्याल कौन रखेगा। अब सब कुछ तय हो चुका था। अंजलि के एग्ज़ाम्स के लिए उसके माता पिता उसके साथ जाने वाले थे। वैसे भी जिस शहर अंजलि को जाना था वो शहर अंजलि के लिए नया ही था।
जिस वक्त की ये बात है, उस वक्त ऑनलाइन होटल बुकिंग्स नहीं होती थी। इस वजह से अंजलि के माता पिता ने भी कोई होटल बुकिंग नहीं कराई थी। उन्होंने तो वैसे भी यही सोचा था कि अंजलि का एग्ज़ाम खत्म होते ही वो किसी भी साधन से घर के लिए निकल पड़ेंगे। लेकिन हमेशा आपकी सोची हुई चीज़ें हों, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। अंजलि का एग्ज़ाम दिल्ली में होने वाला था। सारे परिवार वाले मतलब माता पिता और अंजलि दिल्ली पहुंच गए थे और पहुंचने में उनको थोड़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि वो बारिश का मौसम था और बारिश अच्छी खासी हो रही थी, जिसके वजह से सारी ट्रेनें समय से लेट चल रही थी। अब उसके एग्ज़ाम को देर ना हो जाए, इसलिए सबसे पहले स्टेशन पे उतरते ही तुरंत बच्ची को एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचाना ज़रूरी था। वो जगह पूरी तरह से उनके लिए नई थी, इसलिए उन्होंने जो भी टैक्सी वाला उन्हें जेन्युइन लगा वो टैक्सी बुक करके उसे एड्रेस देते हुए कहा, और उसने भी यही बताया कि ये जगह यहाँ से काफ़ी दूर है, तो यहाँ पर पहुँचने के लिए अभी कम से कम 1.5 से 2 घंटे तो लगेंगे ही, और अगर बारिश के वजह से ट्रैफिक ज़्यादा हुआ तो हो सकता है वक्त इससे ज़्यादा भी लग जाए। और माता पिता को ये चिंता थी कि कहीं अंजलि एग्ज़ाम के लिए लेट ना हो जाए। उन्होंने टैक्सी वाले को कहा, भैया आप पैसे की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन हमारी बेटी का एग्ज़ाम है, आप जितनी जल्दी पहुंचा सकते हैं उतनी जल्दी पहुंचा दीजिए। उसने भी कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, गुड़िया को उसके एग्ज़ाम के लिए लेट नहीं होगी और मैं किसी भी तरह करके समय से पहले उसे पहुंचा दूंगा। टैक्सी वाला काफ़ी अच्छा था और उसने इनकी बहुत मदद की। समय से पहले अंजलि को एग्ज़ाम हॉल के बाहर लाकर खड़ा कर दिया। अंजलि भी मुस्कुराती हुई माता पिता का आशीर्वाद लिया, टैक्सी वाले अंकल को थैंक यू बोला और अंदर एग्ज़ाम देने के लिए जाने लगी। लेकिन उसने कहा, अब आप लोग कहाँ जाने वाले हो? मैं यहाँ से निकलूँगी तो आप लोग मुझे कहाँ मिलोगे? फिर माता पिता ने कहा, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, हम इधर ही पास में कोई रहने की जगह ढूंढ लेंगे और तू जब निकलेगी तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें यहाँ रुकना है या यहाँ से जाना है। ये बात सुनकर अंजलि खुशी खुशी अंदर एग्ज़ाम देने के लिए चली गई और माता पिता ने भी टैक्सी वाले को पैसे वहीं पर दिए और टैक्सी वहीं पर छोड़ दी। वो वहाँ पर कोई खाने पीने की जगह ढूंढने लगे, जिससे कि वो खाना पीना खाकर थोड़ा समय वहाँ पर बिता सके। उनको वहाँ आसपास में ही खाने पीने की कई सारी अच्छी जगह मिल गई, जहाँ पर उन्होंने आराम से बैठकर खाना खा लिया। लेकिन वहाँ बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब थोड़ी देर में अंजलि के पेपर्स भी खत्म होने वाले थे, वो बाहर आने वाली थी। माता पिता वहीं साइड में अपने पहले बताए मुताबिक खड़े होकर अंजलि बिटिया का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर में अंदर से हंसती खिलखिलाती मुस्कुराती अंजलि बाहर आई और उसने अपने माता पिता को भागकर गले से लगा लिया और अपने पापा को प्यार से कहने लगी, ओ पापा पापा पापा, मेरे लकी चाम, आप तो सच में लग रहा है इस बार मेरे लिए काम कर गए हो यार। आपको पता है मेरा एग्ज़ाम कितना अच्छा गया है, मैं कितनी खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। ये सुनकर माता पिता की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन पिता ने गर्व से कहा, बेटी वैसे भी मुझे तो पता था, मैं हूँ तेरे साथ तो तेरा एग्ज़ाम बुरा कैसे जा सकता है। अब तो तेरे नंबर ही बताएंगे कि तू इंडिया में टॉप करने वाली है या फिर कहाँ पर। ये बात सुनकर तीनों काफ़ी खुश हो गए, लेकिन अब मौसम का हाल देखते हुए चिंता भी आ चुकी थी। पूरी सड़क पर कमर से ऊपर तक का पानी भर चुका था। ज़्यादातर गाड़ियाँ जो सड़क पर थी वो वहीं सड़क पर पानी में फंसे फंसे रुकी हुई थी और आगे बढ़ने का तो कोई रास्ता ही नहीं था।
ऐसे में ये बात इन तीनों को भी समझ में आ रही थी कि आज उनका यहाँ से निकल पाना नामुमकिन है। फिर उन लोगों ने अब ये तय किया कि वो कहीं ना कहीं कोई रहने की जगह ढूंढकर आज रात बिताएंगे और कल मौसम और ट्रेन की हालत देखकर वो यहाँ से निकलने का तय करेंगे। अब ये तीनों अपने रहने की कोई जगह ढूंढने के लिए निकल गए। हर जगह पानी भरे होने और रास्ता बंद होने के वजह से काफ़ी मुश्किल हो रही थी और उन्हें उस शहर के बारे में कुछ ना पता होना ये तो सोने पे सुहागा था। उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रही थी रहने के लिए कोई ढंग की जगह ढूंढने में। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने हताश होकर अब पहले ये तय किया कि वो अपनी बेटी को कुछ खिलाएंगे, क्योंकि उन दोनों ने तो फिर भी सुबह का खाना खा लिया था, लेकिन अंजलि सुबह से भूखी ही थी। अंजलि को भी ये बात पसंद आ गई। उसने कहा, हाँ बहुत ज़्यादा ज़ोर की भूख लगी है मम्मा, अभी तो वैसे भी यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। फिर माँ ने कहा, हाँ मैं भी यही बोल रही हूँ, पहले तुम खाना खा लो, उसके बाद आराम से ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही आएगा। फिर तीनों निकल पड़े और सबसे पहले एक ढंग की जगह पर ले जाकर अंजलि को खाना खिलाया। वहीं उसी होटल वाले से पूछने लगे कि यहाँ आसपास कोई रहने की जगह मिलेगी क्या। उसने कहा, अभी तो इस मौसम में बहुत मुश्किल है, हाँ अगर आप चाहिए तो जाकर ये सड़क के उस तरफ एक होटल है उसमें पता कर सकते हैं, शायद आपको वहाँ रहने के लिए जगह मिल जाए। माता पिता ने धन्यवाद दिया और अंजलि को पेट भरकर खाना खिलाया। दोनों का पेट तो भरा हुआ था, लेकिन फिर भी अंजलि की माँ ने कहा, सुनिए आप थोड़ा बहुत कुछ खा लीजिए, नहीं तो होटल में जाने के बाद फिर भूख लग जाएगी तो यहाँ वापस तो नहीं आ सकते और पता नहीं उस जगह का खाना कैसा होगा कैसा नहीं होगा। ये बात कहीं ना कहीं अंजलि को भी सही लगी। अंजलि ने कहा, माँ आप सिर्फ पापा को क्या बोल रही हो, आप भी खाओ और फिर तीनों खाते हैं और चलते हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। फिर उन दोनों ने भी थोड़ा बहुत जो उन्हें खाना था वो मंगाया, साथ में खाना खाया और उस होटल के लिए आगे बढ़ चले। जब उस होटल में वो तीनों पहुँचे तो वो होटल काफ़ी आलीशान लग रहा था। देखकर ही समझ में आ रहा था कि वो होटल में रुकना काफ़ी महंगा पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने जब पूछा तो वहाँ कोई भी रूम्स खाली नहीं थे। अब उनकी परेशानी बढ़ चुकी थी। उन्होंने पूछा, यहाँ आसपास कोई और होटल है क्या जहाँ वो जाकर अपनी रात बिता सकें। फिर उन लोगों ने किसी एरिया का नाम बताया और कहा, वो यहाँ से पास में ही है, यहाँ तो अब आपको कोई होटल नहीं मिलेगा। और वो सब वहाँ तक जाने के लिए कोई साधन ढूंढने लगे। इतनी बारिश में कोई गाड़ी भी कहीं जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। वो सड़क पर किनारे खड़े होकर किसी न किसी गाड़ी के उन्हें आगे तक लेकर जाने का इंतज़ार कर रहे थे। अचानक एक टैक्सी वाला आया और उसने गाड़ी रोक दी। उसने पूछा, क्या बात है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ जाना है? जब उन्होंने उस तरफ का नाम लिया तो उस टैक्सी वाले ने कहा, उस तरफ आपको कहाँ जाना है? उन लोगों ने बताया उन्हें रात में रुकने के लिए एक होटल चाहिए। उस टैक्सी वाले ने कहा, अरे इधर से भी ज़्यादा पानी भरा हुआ है, तो अगर आपको सिर्फ रात में रुकने के लिए जगह चाहिए तो मेरे जानने में एक जगह है। तो माता पिता ने पूछा, जगह तो अच्छी है ना? उसने कहा, अरे A1 है और महंगा भी नहीं है, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पर। फिर माता पिता को और क्या चाहिए था? उनको यही चाहिए था कि रात भर रुकने की जगह मिल जाए। टैक्सी वाले को इस तरीके से मदद करता हुआ देखकर उनको लगा शायद यहाँ के सारे लोग ऐसे ही होते हैं, क्योंकि सुबह का भी टैक्सी वाला काफ़ी अच्छा था, उसने काफ़ी मदद की थी इन लोगों की। फिर उस टैक्सी वाले ने इन्हें अपोजिट डायरेक्शन में ले जाकर
एक होटल के सामने खड़ा कर दिया। वो होटल कुछ बहुत ज़्यादा आलीशान या बड़ा नहीं दिख रहा था, हाँ ठीक ठाक था। जिसके अंदर घुसते ही उन्होंने जब रिसेप्शन पर पूछा कोई कमरा है क्या, वो होटल वाला जैसे इन सब के ही इंतज़ार में बैठा हुआ था। इनके वहाँ पर पहुँचते ही उसने तुरंत कमरा नंबर 310 की चाबी उनके सामने कर दी और सामने करने के बाद उन्हें इशारे से ऊपर जाने को कहा। और जब इन्होंने पैसे देने की बात की, उसने बोला कल सुबह मैं सारा हिसाब कर लूँगा। ये बात सुनकर उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। वो सब अब काफ़ी थक चुके थे, उनको वैसे भी सोना ही था। तीनों कमरे में पहुँचे। कमरे को देखकर उनको काफ़ी झटका लगा, क्योंकि होटल बाहर से जैसा दिख रहा था, उन लोगों ने ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी कि कमरा अंदर से इतना खूबसूरत और इतना बड़ा होगा। अब उनके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। इतना बड़ा कमरा, पता नहीं इसका कितना पैसा लेने वाले हैं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी एक रात बितानी है और कहीं तो जगह मिल नहीं रही है। इसलिए उन तीनों ने ज़्यादा ना सोचते हुए सोना ही सही समझा। तीनों काफ़ी गीले हो चुके थे और उनको ये बात पता थी कि शायद उनको रात रुकना पड़ सकता है, इसलिए वो अपने साथ एक एक जोड़ी कपड़े भी लेकर आए थे। तीनों ने बारी बारी अपने कपड़े बदले और सोने की तैयारी करने लगे। तीनों बिस्तर पर पड़ते ही जैसे तीनों को काफ़ी गहरी नींद आ गई। ये थकावट का असर था या उस कमरे का, पता नहीं। रात के करीब 1:30 बज रहे होंगे। अचानक से अंजलि को ऐसा लगा जैसे कोई उसका नाम लेकर उसे पुकार रहा है। अंजलि की नींद खुल गई। उसने उठकर देखा तो माता पिता वहीं बगल में सोए हुए थे और उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि इस अनजान शहर में उसका नाम लेकर उसे कौन बुला सकता है। अंजलि ने फिर भी उठकर कमरे की खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर से अंजलि ने सोने की कोशिश करना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके कमरे के बाहर कोई दरवाजे के इधर उधर बार बार कर रहा है। ये देखकर अंजलि को काफ़ी अजीब सा लगा। माता पिता काफ़ी गहरी नींद में थे और वो माता पिता की नींद खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए अंजलि ने खुद ही चुपचाप दरवाज़ा खोलकर देखना सही समझा। अंजलि ने जब दरवाज़ा खोलकर देखा तो उसे ऐसा लगा कि वो जिसको सामने देख रही है वो एक जाना पहचाना ही इंसान है। कौन था वो इंसान? कैसे जानती थी अंजलि किसी को इस अनजान शहर में? अंजलि को पता नहीं क्या हुआ, वो उस परछाई के पीछे जाने लगी। अंजलि उस परछाई का पीछा करते करते पूरे कॉरिडोर के आखिर तक पहुंच चुकी थी। वहां पर आखिर में एक बहुत बड़ी दरवाजे के आकार की खिड़की बनी हुई थी। वहीं पर अंजलि खड़ी होकर उस परछाई से बातें कर रही थी। तभी अचानक कमरे में उसके पापा की नींद खुल गई। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खुला देखा और बिस्तर पर अंजलि को ना पाकर वो तुरंत उठकर अंजलि को बाहर ढूंढने के लिए निकल गए। अंजलि उसी कॉरिडोर के आखिर में खड़ी थी। उन्होंने जैसे ही अपनी बेटी को वहाँ पर खड़ा देखा, वो तुरंत भागकर अंजलि के पास पहुँच रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा अंजलि अकेले खड़ी होकर पता नहीं किससे हवा में बातें कर रही है। उनको ये बात थोड़ी सी अजीब लगी। उनको अंजलि को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अंजलि नींद में वहाँ खड़े होकर किसी से बातें कर रही है। वो अंजलि के पास जल्दी से पहुँच गए और उन्होंने अंजलि को झंझोड़ते हुए कहा, अरे बेटा तू यहाँ पे इस वक्त क्या कर रही है और किससे बातें कर रही है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अंजलि ने कहा, पापा अभी तो मुझे लगा जैसे वो यहीं पर था, वो कहाँ चला गया? मैं उसे समझा रही थी। पापा ने पूछने की कोशिश की कि तुम किसकी बात कर रही हो और तुम किससे बात कर रही थी, लेकिन अंजलि ने कुछ भी नहीं बताया।
पापा को ऐसा लगा जैसे बिटिया के ऊपर एग्ज़ाम, ट्रैवलिंग, हर चीज़ का काफ़ी स्ट्रेस हो गया है, इसलिए बेटी ऐसी बातें कर रही है। उन्होंने तुरंत अंजलि को शांत करवाते हुए कमरे में वापस लाकर लिटा दिया और उसे सोने के लिए कहने लगे। थोड़ी देर में अंजलि की भी आंख लग गई और अगली सुबह जब वो सब उठे तो अंजलि फिर से अपनी बिस्तर पर नहीं थी। अंजलि कॉरिडोर में वहीं पर खड़ी थी और वैसे ही किसी से बातें कर रही थी। ये बात पिता को काफ़ी अजीब लगी। फिर से वो अंजलि के पास वहाँ पर पहुँचे और उसे वापस कमरे में लेकर आ गए। उन्होंने अंजलि को समझाना शुरू किया, लेकिन अंजलि ने कहा, पापा ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं शायद मेरी थकान अभी तक गई नहीं है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, और वैसे भी अब आज घर जाना है ना, चलिए चलते हैं, और मेरे सर में पता नहीं क्यों आज बहुत दर्द हो रहा है। पिता को ये सारी चीज़ें थोड़ी अजीब तो लग रही थी, लेकिन उन्हें अभी भी यही महसूस हो रहा था कि बेटी की तबीयत शायद थकान की वजह से खराब हो गई है। अब तीनों ने वापस जाने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि मौसम का भी हाल बदल चुका था। बारिश बंद हो चुकी थी, सड़कों का पानी भी कम हो चुका था। तीनों होटल का बिल चुकाकर स्टेशन के लिए निकल गए और वहाँ से अपने घर कुछ घंटों में आ चुके थे। लेकिन घर पर आने के बाद अंजलि ने ना तो अपने भाई से कुछ बात की और ना ही किसी और से। वो तुरंत अपने कमरे में चली गई और उसने अंदर से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। अंजलि ऐसा नहीं किया करती थी। ये सारी चीज़ें थोड़ी तो अजीब थी, लेकिन अभी भी पिता को यही लग रहा था कि शायद अंजलि काफ़ी थक चुकी है और वो अकेले में आराम करना चाहती है, इसलिए उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। भाई को भी ये चीज़ें थोड़ी सी अजीब लग रही थी। उसने अपने पिता से पूछा, पापा ये क्या है, दीदी को क्या हो गया, उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया क्या? मेरे से बात भी नहीं की, सीधे कमरे में अंदर जाके दरवाज़ा लगा लिया। पिता ने बेटे को समझाते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, तुमको तो पता है ना, तुम्हारी दीदी ने एग्ज़ाम के लिए कितनी पढ़ाई की, कितनी मेहनत की। ऊपर से जब हम वहाँ पर पहुँचे, इतनी बारिश, इतनी भीड़, इतनी थकावट, रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी, कितनी मुश्किल से एक जगह मिली। तो तुम्हारी दीदी की नींद पूरी नहीं हुई है, उनको बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। अभी उनको कुछ घंटे आराम करने दो, फिर देखो दीदी पहले की तरह कैसे तुम्हारी खिंचाई करती है। फिर तुम ही परेशान होकर आओगे मेरे पास और मुझसे बोलोगे, पापा पापा दीदी को शांत करा दो। ये सुनकर भाई को भी अब थोड़ी सी तसल्ली हुई और किसी ने अभी अंजलि को परेशान करना सही नहीं समझा। माँ हाथ मुंह धोकर अपने रोज के कामों में लग गई थी। पिता भी ऑफिस के लिए चले गए थे, लेकिन शाम हो चुकी थी। अभी तक अंजलि का ना तो दरवाज़ा खुला था, ना अंजलि कमरे से बाहर आई थी। ये बात अंजलि की माँ को काफ़ी खटक रही थी, लेकिन वो अपने पति के घर आने का इंतज़ार कर रही थी। कुछ ही घंटे में अंजलि के पिता घर पर आ गए। अंजलि की माँ ने सब कुछ बता दिया और उन्होंने कहा, अंजलि मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है जी। देखिए ना, जब से आई है तब से बस कमरे में बंद है। मैंने 2-3 बार उसका दरवाज़ा ठकठकाया, लेकिन वो उठ ही नहीं रही है या दरवाज़ा ही नहीं खोलना चाह रही है। क्या हो गया है उसको? वो तो एग्ज़ाम देकर आई थी, तब कितनी खुश थी। पिता ने कुछ भी उस वक्त बोलना सही नहीं समझा और उन्होंने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं देखता हूँ क्या हुआ है उसे। पिता अंजलि के दरवाजे के बाहर पहुंच गए। उन्होंने अपनी बिटिया को प्यार से आवाज़ देते हुए दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया और अंदर कमरे से किसी भी तरह की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। उनके बहुत देर तक दरवाज़ा पीटने के बाद अंजलि ने दरवाज़ा खोला। अंजलि काफ़ी अजीब सी दिख रही थी। अंजलि की शक्ल बहुत थकी हुई, बुझी हुई लग रहा था, जैसे कुछ घंटे में उसके चेहरे की पूरी रौनक उड़ चुकी है। अंजलि ने काफ़ी गुस्से में अपने पिता से कहा, हमें अकेला छोड़ दो। हमें अकेला छोड़ दो, ये अंजलि ने क्यों कहा और हम का मतलब क्या था? अंजलि ऐसी भाषा का प्रयोग कभी नहीं करती थी।
अंजलि अपने माता पिता से गुस्से में भी कभी बात नहीं करती थी, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही थी? पिता ने वहाँ होटल में जब अंजलि को उस तरीके से किसी से बात करते हुए देखा था, ये चीजें भी पिता के दिमाग में थी। उन्होंने ये बात अभी तक अपनी पत्नी को भी नहीं बताई थी, लेकिन अंजलि के ऐसा बोलकर और उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देने से उनके दिमाग में वो सारी बातें घूमने लगी। उनको काफी अजीब लग रहा था। अब उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्या करें, अंजलि से कैसे बात करें, पता कैसे करें कि अंजलि के साथ हुआ तो क्या हुआ है। अंजलि क्योंकि ना तो दरवाज़ा खोल रही थी, ना कोई बात कर रही थी। पिता ने अब दरवाजे के बाहर से ही बैठकर अंजलि से बात करने की कोशिश करना शुरू किया। पिता के काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद अंजलि ने वापस से अब दरवाज़ा खोला। अंजलि ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, पिता ने तुरंत अंजलि का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाला और उसे बाहर लाकर सोफे पर बिठाया। अंजलि गुस्से से अपने पिता को घूरे जा रही थी और कुछ भी बोल नहीं रही थी, लेकिन अंजलि का चेहरा देखकर ये साफ पता चल रहा था कि अंजलि सामान्य अंजलि तो नहीं है। अंजलि की तबीयत या तो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, या तो अंजलि के साथ कोई और भी है। और पिता ने अंजलि से बात करने की कोशिश करना जारी रखा। फिर उन्होंने अंजलि को खाने के लिए कहा। अंजलि ने खाना खाने के लिए हाँ बोल दिया था। माँ ने आज अंजलि की सारी फेवरेट चीज़ें बनाई थी, क्योंकि बेटी इतने मेहनत से इतना बड़ा एग्ज़ाम और इतने अच्छे से देकर आई थी। अंजलि की फेवरेट चीज़ में खीर थी, जो कि आपको पता है कुछ और लोगों को बहुत पसंद होती है। अंजलि ने तुरंत ही टेबल पर बैठे बैठे खाने का वो पूरा बर्तन, मतलब खीर का पूरा बर्तन ही अपने मुंह से लगाया। अंजलि वो बर्तन जिस तरीके से पी रही थी या खीर को खा रही थी, उसके मुंह के दोनों तरफ से खीर गिर रहा था और वो जीभ बार बार बाहर निकाल कर अपने मुंह को चाट कर साफ कर लेती। अंजलि की जीभ सामान्यतः इतनी बड़ी तो नहीं थी, क्योंकि किसी भी इंसान की जीभ इतनी बड़ी तो नहीं होती है। अंजलि ने 1 मिनट के अंदर ही खीर का वो पूरा बड़ा बर्तन खाली कर दिया था। ये चीज़ें माता पिता को काफ़ी अजीब लग रही थी और अंजलि और ज़्यादा खीर की डिमांड कर रही थी। माँ ने कहा, बेटा जितनी बनाई थी वो तो सब तुमने ही खा ली, अब तुम्हारे भाई को क्या दूंगी मैं। ये बात सुनते ही अंजलि ने अपनी माँ को भी वैसे ही लाल गुस्से वाली आंखों से घूरना शुरू किया। ये अंजलि की आंखें तो नहीं थी और अंजलि बार बार एक ही बात बोल रही थी कि तुम लोगों को कोई बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा हम लोगों को अकेला छोड़ दो तो अकेला छोड़ दो ना, तुम लोग बहुत परेशान कर रहे हो हमें। ये सारी बातें पिता और माता के समझ से बाहर थी। वहाँ उस वक्त टेबल पर अमन नहीं था। अच्छा था कि अमन नहीं था। शायद अमन अपनी बहन को इस तरह से देखकर अपनी बहन से डर जाता। अंजलि जब और खीर की मांग कर रही थी और माँ ने उसे मना कर दिया कि और खीर नहीं है, अंजलि गुस्से से टेबल को खरोंचे जा रही थी। वो जिस तरीके से अपने हाथों से टेबल को खरोंच रही थी, उसके नाखून टूट चुके थे, हाथों से खून निकल रहा था, लेकिन उसका टेबल को खरोंचना बंद नहीं हो रहा था। पिता ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर देखा और अंजलि अब और गुस्सा हो चुकी थी। उसने कहा, तुम लोग हमें अकेला नहीं छोड़ोगे ना। ये बात अब माता पिता के गले से नीचे नहीं उतर रही थी। पिता ने अब सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। पत्नी ने तुरंत कहा, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है जी,
अंजलि हमारी बेटी ऐसी बिल्कुल नहीं है और ये जो वो हरकतें कर रही है ये अंजलि कभी नहीं कर सकती। अंजलि हमसे ऐसे बातें नहीं करती। और वैसे भी ये देखिए, टेबल पर उसका जितना खून लगा हुआ है, इतने से दर्द में तो वो चिल्ला चिल्ला के पूरा घर अपने सर पर उठा लेती थी, लेकिन अभी उसके मुंह से एक आह तक नहीं निकल रही है। मैं जानती हूँ मेरी बेटी को, ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। पिता को भी माँ की बात कहीं ना कहीं सही लग रही थी, इसलिए उन्होंने बेटा ये सब ना देखे सबसे पहले अपने बेटे को पड़ोसी के यहाँ छोड़ दिया और उन्होंने पड़ोसी के ही मदद से एक जानने वाले बाबा जी को अपने घर पर बुलाया। बाबा जी जब घर पर आए तो उन्होंने कहा, बिटिया पर बहुत बड़ा संकट है और ये संकट आप अपने साथ ही लेकर आए हैं। माता पिता ने तुरंत हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता और हम लोगों से क्या हुआ कैसे हुआ हम कुछ नहीं जानते। फिर पिता ने सारी बात बता दी। पंडित जी को भी बात समझते देर नहीं लगी कि बिटिया के पीछे जो भी साया लगा है वो वहीं होटल से ही लगा है। पंडित जी ने उस आत्मा का आवाहन शुरू किया और थोड़ी देर में अंजलि सामने आकर बैठ गई और उसने जवाब देना शुरू किया। अंजलि ने बताया, कई सालों पहले अंजलि की दोस्ती सोशल मीडिया पे एक लड़के से हुई थी और उन दोनों में कुछ ही दिनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। लड़के का नाम था ऋषि। वो लड़का अपने हर दोस्तों से, घर वालों से काफ़ी परेशान था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसे और उसकी भावनाओं को कोई नहीं समझता। लेकिन अंजलि काफ़ी समझदार लड़की थी जिसके वजह से वो ऋषि की सारी बातों को बहुत आसानी से समझ जाया करती थी। कभी ऋषि दुखी होता तो भी वो अंजलि से बात करता, खुश होता तो भी वो अंजलि से बात करता, क्योंकि ऋषि की दुनिया में अंजलि के अलावा और कोई दोस्त तो शायद था ही नहीं। ऋषि धीरे धीरे अंजलि से काफ़ी जुड़ चुका था और ऋषि को ये एहसास होने लगा कि वो अंजलि से प्यार करने लगा है। बहुत जल्दी ही ऋषि ने अंजलि से अपने प्यार का इजहार भी कर दिया, लेकिन अंजलि इन सब चक्करों में पड़ने वाली लड़की नहीं थी। अंजलि ने साफ साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ ना है और ना हो सकता है। मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, मैं मेरे पढ़ाई और करियर पर फोकस करना चाहती हूँ। अंजलि ने ऋषि को भी ये बात बताई कि वो आईएएस पढ़ना चाहती है और आईएएस बनना चाहती है। लेकिन ऋषि ने कहा, तुम एक बार मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा और तुम्हें जो चाहिए, जो करना है, जो बनना है, जो पढ़ाई करनी है, मैं हर चीज़ में तुम्हारे सपोर्ट में रहूँगा। बस तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, मुझसे शादी कर लो। और अंजलि इन सब बातों से सच में कोसों दूर थी। अंजलि तो सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता के ही मर्जी से शादी करना चाहती थी। अंजलि ने कभी भी ऋषि को किसी चीज़ में बढ़ावा नहीं दिया था, लेकिन उसको मतलब अंजलि का ऋषि को इतना सपोर्ट देना, ऋषि के दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि अंजलि ही वो लड़की है जो उसे पूरी ज़िंदगी की खुशी दे सकती है। इस बात में ना तो मैं ऋषि की गलती कहूँगी और ना ही अंजलि की, लेकिन अंजलि के साफ साफ मना करने को ऋषि हैंडल नहीं कर पाया। ऋषि धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जाने लगा और अंजलि ने इस चीज़ से भी ऋषि को निकालने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे ऋषि ने अंजलि से भी बात करना बंद कर दिया और फिर अंजलि के भी दिमाग से ये चीज़ें निकल गईं क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई और आईएएस की तैयारी की तरफ ध्यान देना था। कुछ समय बाद ऋषि ने सुसाइड कर लिया और ऋषि उसी होटल की, उसी कॉरिडोर की उस बड़ी वाली खिड़की से कूदकर उसने अपनी जान दी थी। उस होटल तक पहुंचाना भी ये ऋषि का ही छल था। हाँ, ऋषि ही आया था
अंजलि के साथ, अंजलि को अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए ले जाने के लिए। अब बाबा जी को सारी बात पता चल चुकी थी। उन्हें ये भी पता चल चुका था कि इसमें अंजलि बिटिया की कोई गलती नहीं है। उन्होंने ऋषि को समझाने की कोशिश शुरू की, लेकिन ऋषि जीते जी ही इतना जिद्दी था, तो मरने के बाद तो ऐसी शक्तियाँ और उग्र हो जाती हैं। फिर बाबा जी ने प्यार से नहीं तो क्रिया से उसको अपने वश में करने की कोशिश करना शुरू किया। ऋषि इतनी आसानी से जाने वाली शक्तियों में से नहीं था। फिर भी बाबा जी ने काफ़ी देर तक क्रिया विधि करने के बाद आखिरकार ऋषि की आत्मा वहाँ से हटा दी और अंजलि के हाथों पर रक्षा सूत्र बांध दिया। उनके घर का भी उन्होंने बंधन कर दिया, ताकि आगे से कभी भी ऐसी कोई भी बाधा किसी के भी ऊपर ना आ सके। और उन्होंने सबको ये बात बताई कि बेटी के साथ क्या हुआ था। उन्होंने उसके बाद अंजलि को ये भी कहा कि अब अगर हो सके तो रोज़ एक बार हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना। अब अंजलि ही नहीं, परिवार के सारे लोग हनुमान चालीसा का कम से कम एक बार पाठ ज़रूर करते हैं। उनके घर में अब सब कुछ ठीक है। अंजलि ने अपना सपना पूरा कर लिया है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें, ताकि हमारा ये छोटा सा परिवार जल्दी से जल्दी एक बड़ा सा परिवार बन सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा आपकी होस्ट आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।